नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 7 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है और 2 दिन हो चुके हैं। 7 मार्च के प्रश्न कौन से थे वो हमने आपके सामने रखे थे। आज 25 से भी ज्यादा प्रश्न जो 8 तारीख को पूछे गए थे उसे आपके सामने रखने वाले हैं और कहां से कैसे प्रश्न आ रहे हैं इस पर भी विगतवार चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न था, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आंसर था हेमरेज, रक्त का थक्का न जमना। बहुत अच्छा प्रश्न। 7 तारीख को भी एक प्रश्न पूछा गया था विटामिन के की कमी से संबंधित और 8 को भी एक प्रश्न पूछा गया था। 8 तारीख को पूछा गया था कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से हेमरेज, रक्त का थक्का न जमना। आगे बढ़ते हैं। विटामिन के की कमी से, यहाँ के छूट गया, विटामिन के की कमी से रक्तस्राव हो जाता है। इसे पहले नवजात शिशु की रक्तस्रावी बीमारी HDNB के नाम से जाना जाता था। यह एक रक्तस्राव की समस्या है जो कुछ नवजात शिशुओं में जीवन के पहले कुछ दिनों में होती है और ये जीवन के लिए खतरा हो सकता है। विटामिन के की कमी से होने वाले रक्तस्राव के लक्षण क्या हैं? त्वचा में चोट के कारण, नाक से, घाव से, पेट में या आंत में रक्तस्राव होना और पेट में रक्तस्राव होने से उल्टी में खून आना, पेशाब या फिर मल में खून दिखना। ठीक है ना। तो जो पहला प्रश्न था वो पूछा गया था आपका विटामिन के से संबंधित। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर है विटामिन बी का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। क्या है याद रखेंगे आप, हो सकता है प्रश्न रिपीट हो। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। इसे फोलेट या फोलासीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोलेट या फोलासीन। और यह पानी में घुलनशील विटामिन है। किस तरीके का घुलनशील विटामिन है? पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन B9 और इसका रासायनिक नाम याद रखेंगे आप, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड के बारे में जरूरी बात है कि गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में फोलिक एसिड लेना चाहिए। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि गर्भवती महिलाओं को कौन से महीने में या कौन से प्रारंभिक महीनों में फोलिक एसिड लेना चाहिए? तो प्रारंभ के 3 महीनों में फोलिक एसिड का सेवन करना चाहिए। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी नामक रोग होता है। यह एक गंभीर स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, घेंघा रोग किसकी कमी से हो जाता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आंसर है आपका आयोडीन। किससे होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कई सारे रोग हो सकते हैं जैसे कि घेंघा रोग, हाइपोथायराइडिज्म, बांझपन और क्रेटिनिज्म। ठीक है ना। तो अभी भले ही घेंघा रोग किसकी कमी से हो जाता है तो आपका आंसर था आयोडीन। आपसे पूछ लें कि हाइपोथायराइडिज्म किससे होता है तो ये भी आयोडीन की कमी से होता है। बांझपन की समस्या भी आयोडीन की कमी से आती है और क्रेटिनिज्म किसकी कमी से होता है तो ये भी आयोडीन की कमी से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आयोडीन से संबंधित, याद रखेंगे आप। NRHM भी लगभग हर पेपर में पूछा जा रहा है। NRHM से संबंधित प्रश्न, तो आपके लिए एक आध प्रश्नोत्तरी NRHM से संबंधित लेकर के आऊंगा। NRHM की स्थापना कब हुई? तो देखिए NRHM का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना 12 अप्रैल 2005 को हुई थी।
NRHM, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 2005 को हुई थी और इसकी शुरुआत भारत सरकार ने की थी। इसके राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य क्या हैं? तो ग्रामीण आबादी को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना NRHM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है, याद रखेंगे। अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किशोरावस्था का समय काल पूछा गया था कि किशोरावस्था का समय काल क्या है, तो ऑप्शन था उसका 10 से 19 साल। जी हाँ, 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था का समय काल कहा गया है। ठीक है ना। किशोरावस्था का समय काल आमतौर पर 10 से लेकर के 19 साल तक का होता है। एक और आपके सामने बाल विकास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आऊंगा। 7वां प्रश्न पूछा गया था एक और, गत्यात्मक विकास क्या है? प्रश्न क्या पूछा गया था? गत्यात्मक विकास क्या है? आंसर था शारीरिक विकास को संदर्भित करते हुए किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने की क्षमता के विकास को गत्यात्मक विकास कहते हैं। और यह किससे जुड़ा हुआ होता है? तो यह मांसपेशियों के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ होता है। गत्यात्मक विकास किसे कहते हैं? कि जो शारीरिक विकास को संदर्भित करते हुए किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से करने की क्षमता के विकास को, यानी आप उस कार्य को कितनी गति से, कितनी तेजी से कर पा रहे हैं। और यह किससे जुड़ा हुआ होता है? तो यह मांसपेशियों के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गैर मौखिक संचार का अर्थ क्या है? गैर मौखिक संचार का अर्थ क्या है? तो गैर मौखिक संचार का मतलब है बिना बोले शब्दों के जरिए भावनाओं, विचारों और इरादों का आदान प्रदान करना। गैर मौखिक संचार का मतलब क्या है? कि बिना बोले शब्दों के जरिए भावनाओं, विचारों और इरादों का आदान प्रदान करना। इसमें चेहरे के भाव शामिल हैं, शरीर की भाषा, मुद्राएं, आंखों का संपर्क और आवाज का लहजा शामिल होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है गैर मौखिक संचार से संबंधित। ICPS योजना क्या है? ये प्रश्न भी पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। NRHM आप याद रखेंगे, NRHM और ICPS यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, NRHM यानी, और ICPS यानी एकीकृत बाल संरक्षण योजना। यहां से 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ICPS योजना क्या है? एकीकृत बाल संरक्षण योजना। ICPS एक केंद्र सरकार की योजना है और इसका मकसद क्या है? बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उन्हें देखभाल करना और संरक्षण देना। इस योजना के तहत बच्चों के लिए आश्रय, प्रायोजन, पालक देखभाल, गोद लेने और देखभाल सेवाएं दी जाती हैं। तो ICPS योजना बहुत महत्वपूर्ण है आपके पेपर के दृष्टिकोण से, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। और हाँ, ये ICPS योजना लागू कब हुई थी? 26 फरवरी 2009 को। बहुत महत्वपूर्ण है। लागू कब हुई थी ICPS योजना? 26 फरवरी 2009 को लागू हुई थी। 10वां प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई? इसने तो लोगों का बहुत उपकार किया है। इस योजना ने लोगों को बहुत लाभ दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए पक्के मकान बनाने और उपलब्ध कराने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण मई 2014 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2015 और ग्रामीण 2016 का शुभारंभ हुआ। तो शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2015 में और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
2016 में इसका शुभारंभ किया गया था। 11वां प्रश्न, क्वासियोरकर नहीं, क्वासरकोर, ठीक है ना, कौन सा, क्वासरकोर, क्वासरकोर, क्वासरकोर रोग किस कारण से होता है? एक प्रश्न आपको यहां से देखने को मिल सकता है क्वासरकोर से संबंधित। क्वासरकोर रोग किस कारण से होता है? तो आंसर हो जाएगा भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वासरकोर रोग होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीट होने की संभावना है। डॉट्स, डीपीटी किसके उपचार से संबंधित है? ये भी पूछा गया था। तो जो डॉट्स डीपीटी है वह कुष्ठ रोग के उपचार से संबंधित है। 13वां प्रश्न था, कौन सा लक्षण लिंग संलग्न नहीं है? कौन सा लक्षण लिंग संलग्न नहीं है? तो आपका आंसर था रतौंधी, हिमोफीलिया और वर्णांध था, याद रखेंगे आप। फिर से देखते हैं, क्वासरकोर रोग ये आ चुका है, अभी करा दिया, किसकी कमी के कारण से होता है? तो भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण से क्वासरकोर रोग होता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू है? तो 26/10/2006 को लागू हो गया था और अभी भी लागू है। 16वां प्रश्न, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले महिला स्व सहायता समूह के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले महिला स्व सहायता समूह के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। कौन सी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 17वां प्रश्न, विश्व में पहली बार ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया गया था? विश्व में पहली बार ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। कब? 4 जनवरी 2019 को विश्व में पहली बार ब्रेल दिवस मनाया गया था। अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। WMB का विस्तार है, ये आपके कंप्यूटर वगैरह से संबंधित प्रश्न था। WMB का विस्तार क्या है? तो आंसर था इसका विंडोज मीडिया वीडियो। क्या था? विंडोज मीडिया वीडियो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। 19वां प्रश्न देखते हैं, एक महिला की गर्भधारण की औसत अवधि उसकी अंतिम माहवारी की शुरुआत वाले दिन से गिनते हुए कितने दिनों की होती है? तो गर्भधारण की औसत अवधि बोलिए 280 दिन की होती है। कितनी? 280 दिन की। 20वां प्रश्न, भारतवर्ष में समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? भारतवर्ष में समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 21वां प्रश्न देखें, विटामिन सी कौन से फल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी कौन से फल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आंवला। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आपके देखिए विटामिन सी आ गया, विटामिन के आ गया, और विटामिन के तो दोनों दिन रिपीट हुआ है। 22वां प्रश्न, कौन सा जन्म के पूर्व की, कौन सी जन्म के पूर्व के विकास की अवस्था नहीं है? जन्म के पूर्व के विकास की अवस्था क्या नहीं है? तो उसमें ऑप्शन दिया गया था, जो सही था, जीवोत्पत्ति की अवस्था जन्म के पूर्व के विकास की अवस्था नहीं है। गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से क्या होता है? गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से क्या होता है? तो आंसर है आपका, गर्भावस्था में जब गर्भाशय का आकार बढ़ता है तो जलन और एसिडिटी होती है। आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न, गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार इनके सेवन से किया जा सकता है?
गर्भवती महिलाओं में यदि कब्ज की समस्या आती है तो उसका उपचार कैसे किया जाएगा? तो प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थों को लेकर के उनका उपचार किया जा सकता है। 25वां प्रश्न था, छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है। छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका कौन सा है? तो आंसर है आपका वारीसेला। कौन सा? वारीसेला। 26वां प्रश्न है जो वहां पूछा था, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व क्या हैं? ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व क्या हैं? तो आंसर है आपका वसा, कार्बोज और प्रोटीन। याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व कौन से हैं? तो वसा, कार्बोज और प्रोटीन। और 27वां प्रश्न था, जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है वह क्या है? किस पोषक तत्व के उच्च सेवन करने से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है? तो आंसर था आपका सोडियम। क्या था? सोडियम। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस प्रकार से ये जो 27 प्रश्न हैं ये कल के पेपर में पूछे गए थे। अब आप देखना, आपको याद क्या रखना है। आप लोग देखिए, आईसीपीएस योजना, इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं हर शिफ्ट में, तो आप इसे याद रखें। और एनआरएचएम जो आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, इससे संबंधित आपके 1-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसे आप याद रखें। इसके अलावा आपका तीसरा टॉपिक है विटामिन के। ये रिपीट हुआ है और अभी फिर से किसी की भी शिफ्ट में कोई प्रश्न यहां से संबंधित आ सकता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। और विटामिन सी, जी हाँ, विटामिन सी आपको देखने को मिल सकता है, तो इसे भी आप याद रखें। और जो गर्भावस्था से संबंधित प्रश्न हैं आप उसे देख करके जाएं। हमने एक सिंगल वीडियो गर्भावस्था से संबंधित 50 प्रश्नों के ऊपर बना करके रखा है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो इतने टॉपिक को आप जरूर पढ़ करके जाएं, बहुत अच्छे से देख करके जाएं। निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा जाएगा और कुछ नंबर बढ़ने के भी आपके चांस बढ़ सकते हैं। और देखिए, मेरिट में आने के लिए तो 1 नंबर से मेरिट से रह जाते हैं और 1 नंबर से मेरिट में सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। बहुत अच्छे से अध्ययन करें, अभ्यास करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और कल फिर से मैं आपके सामने 9 तारीख के यानी आज के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।